आज के सेशन में इग्नू का ये कोड है, सेकेंड ईयर का हिस्ट्री का कोड है BHIC 133। ठीक है, तो इसके थर्ड चैप्टर के बारे में एनालिसिस करेंगे। इससे प्रीवियस सेशन के अकॉर्डिंग हम बात की जाए तो हमने सेकंड चैप्टर तक कवर कर लिया था। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग की बात की जाए तो इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके इनकमिंग एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वंडरफुल क्वेश्चन है, उन क्वेश्चंस के सेशन को आप अटेंड कर लेते हो तो आपका पूरा एग्जाम जो है 80+ मार्क्स से कवर हो जाएगा। तो सभी स्टूडेंट्स उन सेशन को अटेंड कर लीजिएगा। उसका लिंक मैं आप सबको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां से जाकर अपने पर्टिकुलर सेशन को अटेंड कर सकते हैं। तो बात कर लेते हैं आज के सेशन के अकॉर्डिंग। हम थर्ड चैप्टर के बारे में एनालिसिस करेंगे। क्षेत्रीय राज्य, जिसे हम बोल सकते हैं प्रोविंशियल किंगडम्स के बारे में देखेंगे कि देखो इसमें क्या हुआ कि यहाँ पे अलग अलग राज्यों के बारे में हमने एनालिसिस करना है, जैसे कि मालवा, जौनपुर, बंगाल, असम, ओडिशा, कश्मीर, उत्तर पश्चिमी और गुजरात जैसे क्षेत्रों के बारे में हम यहाँ पे एनालिसिस करने वाले हैं। ठीक है, तो अब देखो इस चैप्टर का उद्देश्य की बात की जाए तो इस चैप्टर का उद्देश्य क्या है, मध्य तथा पूर्वी भारत के क्षेत्रों के उदय कैसे हुआ, यानी कि जो मध्य तथा पूर्वी भारत है ना, जैसे फॉर एग्जांपल भाई आपका मालवा, जौनपुर, बांग्ला, असम, ओडिशा, ये जो जितने भी क्षेत्र है और तथा आपके कश्मीर है, ठीक है, मध्य तथा पूर्वी भारत राज्यों का उदय कैसे हुआ, इसके बारे में जानना इस चैप्टर का सबसे बड़ा उद्देश्य है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं प्रस्तावना के बारे में। तो इस चैप्टर का प्रस्तावना जो है, यहाँ पे दिल्ली सल्तनत के क्षेत्रों के बारे में एनालिसिस करते हुए हम दिल्ली सल्तनत पे हुए जो खतरे पैदा हो रहे थे ना दिल्ली सल्तनत के ऊपर, तो उसके बारे में एनालिसिस करने वाले हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ हम 13वीं और 15वीं शताब्दी के जो दौरान घटित हुआ प्रथम व्यवस्था जो है, राज्यों के होड़ में लगी सल्तनत को जो बंटवारे करने का, जैसे कि यहाँ पर उड़ीसा और असम राज्य, जैसे बंगाल, जौनपुर, मालवा, गुजरात जैसे क्षेत्रों का जो है अब यहाँ पे धीरे धीरे जो है अलग अलग मुगलीय शासन का इन पर आधिपत्य होने लगा। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं 3.2 का। 3.2 है हमारा क्षेत्रीय शक्तियों का अविभाज्य विभिन्न दृष्टिकोण। देखो यहाँ पर इस क्षेत्रों में हमने देखा कि अगर मैं बात बोलूँ 3.2, तो देखो इस क्षेत्र में हम सोशल सोसाइटी से डिफर के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे जो क्षेत्रीय साम्राज्य था उस साम्राज्य का जो है दर्जा क्यों नहीं प्राप्त कर सके, इस बात को हमें एक क्वेश्चन मार्क लेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका कारण जानते हो क्या है, हमारे साम्राज्य में किसी और का दबदबा, अब हमारे ऊपर किसी और का शासन होगा तो जाहिर सी बात है हम अपना विकास बेहतर तरीके से नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये जो टाइम पीरियड था जहाँ पर हमारे ऊपर जो क्या था, आपके रिचर्ड्स जैसे, फोर्ट्स जैसे इन क्षेत्रों का जो है यहाँ पर इनका जो है आधिपत्य था, रिचर्ड्स जी, फोक्स और आपके बोनार्ड कोहन जैसे, और यहाँ पे एनसिंग जैसे क्षेत्रों का उदय यहाँ पर इनके द्वारा किया गया। अब इनके उदय करने के बाद जो है इन्होंने अपने अनुसार भारत के अलग अलग क्षेत्रों को चलाना शुरू कर दिया। तो अब इसमें हम 3.3 की बात करें। 3.3 क्या है, हमारा सेंट्रल एंड ईस्टर्न इंडिया, यानी कि जो हमारा मध्य तथा पूर्वी भारत की बात कर रहा है। तो देखो पूर्वी भारत में आपका 13वीं से 15वीं शताब्दी के दौरान जो है घटना, अब देखो हमारा 21वीं शताब्दी है। ठीक है, ये जो है 2000 चल रहा है वो 21वीं शताब्दी है, और ये 13वीं तथा 15वीं शताब्दी की बात कर रहा है, जब हमारा जो है मुगलीय शासन व्यवस्था के अनुसार देखा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर मालवा जो है वो क्या है, सल्तनत के पतन के बाद जो है यहाँ पर जो है बहुत से गवर्नर, जैसे बात कर लीजिए दिलवार खां गौरी ने यहाँ पर 1406 से लेके 1402 के रूप में जो है यहाँ पर अगर स्वतंत्रता की बात की जाए तो इन्होंने मालवा को राज्य घोषित कर दिया कि मालवा जो क्षेत्र है वो एक राज्य है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एक घटना और घटित हुआ कि यहाँ पर दिलवार खान ने अपनी पुत्री का विवाह यहाँ पर खानदेश के मलिक राजा फारूकी के बेटे अली शेर खलजी के साथ कर दिया था भाई इनके द्वारा। ठीक है, तो मालवा जो है अब इसके अधीन हो गया। क्योंकि भाई आपको ही पता है कि जैसे हम उस समय क्या था कि भाई दहेज के रूप में क्या होता था कि भाई अपना एक राज्य उसे दे देना, उसके बेटे को सौंप देना। तो इसी तरीके से भाई पुत्री का विवाह करने के बाद क्या हुआ, मालवे पे यहाँ पे खलजी का यहाँ पर शासन होने लगा। अब यहाँ पर जो है 1408 के दौरान जो है होसांग शाह का जो स्थिति रही है, यहाँ पर मालवा की सत्ता उसने अधिकारित करके अपने अंदर प्राप्त कर लिया। होसांग शाह जो था वो
1408 में यहाँ पर अपने अधिपति कर लिया मालवा पर, और होशंग शाह का उत्तराधिकारी जो है मुहम्मद शाह अयोग्य साबित हुआ। ठीक है, यानी कि होशंग शाह के बाद जो है इसका उत्तराधिकारी कौन हुआ, आपका मुहम्मद शाह। ठीक है, यहाँ तक अब उसके बाद देखो इसमें क्या हुआ कि यहाँ पर क्या घटित ना हुआ भाई कि महमूद खलजी ने ना पराजित यहाँ पर कर दिया गया, और उसके द्वारा मोहम्मद खलजी का जो मृत्यु है आपका, मैं बात बोलूँ तो यहाँ पे 1437 में हो गया। और उसके बाद यहाँ पर मेवाड़ की आक्रमण हुई 1442 में, तो मेवाड़ आक्रमण कर दिया, और उसके बाद जो है यहाँ पर पूर्ण रूप से अब मेवाड़ की राजधानी जो है मालवा जो है धीरे धीरे अब मेवाड़ के रूप में यहाँ पर गुजरती हुई नजर आई। क्योंकि आपको बता दूं, देखो कहीं पे भी लड़ाई हो, लड़ाई होने के बाद आसपास का इन्वायरमेंट भी बहुत ज़्यादा गंदा होता है भाई, फैलता है, आपको ही पता है, जैसे बात फैलती है एक दूसरे से दूसरी जगह पे बात फैलती है, तो वैसे ही लड़ाई झगड़ा भी बहुत लाजमी है कि जब होता है तो दूसरे क्षेत्र का भी नुकसान बाकायदा बहुत बड़े पैमाने पे होता है। ठीक है, तो ये हमारा था मालवा। अब आ जाता है जौनपुर। जौनपुर की मैं बात करूँ तो जौनपुर में आपका देखा जाता है कि गोमती नदी के किनारे जौनपुर नगर का जो है स्थापना फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया था। ठीक है, यहाँ पर जौनपुर की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, फिरोज खां तुगलक के द्वारा जौनपुर की स्थापना की गई थी, जो कि 1359 से लेकर 1359 के समय जो है यहाँ पर की गई थी। जबकि यहाँ पर बात की जाए तो बंगाल अभियान भी यहाँ पर शुरू हो गया था। ठीक है, शहरी सत्ता के रूप में जो है फिरोज शाह तुगलक के जो यहाँ पर अमीर मलिक सरवर फिरोज के पुत्र के उत्तराधिकार के रूप में इसे भरपूर मात्रा में यहाँ पर लाभ हुआ, और यहाँ पर जौनपुर की स्थापना करने का जो श्रेय है वो फिरोज खां तुगलक के द्वारा किया गया। क्यों, क्योंकि देखो भाई यहाँ पर मलिक सरवर के फिरोज खां के पुत्र के रूप में जो है इसने उत्तराधिकारी, यानी कि मलिक सरवर के जो है ये पुत्र था। ठीक है, फिरोज खां तुगलक, तो भाई पुत्र का है तो इसलिए उत्तराधिकारी के रूप में यहाँ पर आगे आया। इसके बाद यहाँ पर दिल्ली, जौनपुर और उड़ीसा जैसे क्षेत्रों के ऊपर इसने अपना अधिकार जमाना शुरू कर दिया। चाहे अब देखो क्यों, क्योंकि देखो एक चीज़ ध्यान रखना, ये जितने भी हमारे देश पे आकर शासन करने वाले लोग थे ना, इन्होंने एक बाकायदा बहुत बेहतर तरीके से समझ लिया था कि हम अपने क्षेत्र को साथ साथ दूसरे क्षेत्र पर भी अपना राज करेंगे, ताकि हमारा जो शक्ति है ना पावरफुल रह सके। ठीक है, तो ये सारी घटना घटित हुआ, और जो कि इब्राहिम का उत्तराधारी इसी में जौनपुर की बात की जाए तो यहाँ पे कन्नौज मोहम्मद शाह तुगलक के जो है यहाँ पर अधीन हो गया। और मोहम्मद तुगलक का जो मृत्यु, फिरोज खां मोहम्मद तुगलक की मृत्यु होने के बाद यहाँ पर जो है दिल्ली का सुल्तान बनने का जो है इसका जो सपना है, सपना ही रह गया। अब उसके बाद यहाँ पर आ गया इब्राहिम के उत्तराधिकारियों की बोला जाए तो मोहम्मद सरकी के जो है यहाँ पर मोहम्मद सरकी जो है हुसैन सरकी का शासनकाल में दिल्ली सुल्तान के रूप में जाना गया। तो ये था जौनपुर का पूरा व्यवस्था का स्वरूप। अब देखो भाई, अब हमारा आ जाता है बंगाल, यानी कि 3.3। ठीक है, तो भाई बंगाल दिल्ली से काफ़ी दूर है भाई, स्थित है, आपको ही पता है बाकायदा। आप भौगोलिक क्षेत्र की बात कीजिए तो देखो, लेकिन बंगाल और भाई जौनपुर और जैसे मालवा और दिल्ली यहाँ पर कैसे हो गए, तो क्योंकि देखो यार यहाँ पे ये एक ऐसे क्षेत्र थे ना जहाँ से ना किसी भी क्षेत्र में जाने में बहुत आसानी होता था। यहाँ पे 1225 में इल्तुतमिश जो है स्वयं अपनी सत्ता को स्थापित करने के लिए बंगाल का विरुद्ध सैनिक व्यवस्था भेज दिया। यानी कि इल्तुतमिश नाम का एक बोल सकते हो कि मुगलिया शासक हुआ। ठीक है, इसने क्या की बोल सकते हैं कि इसने ना अपना 1225 में बंगाल के ऊपर अपना सैनिक स्थापित कर दिया, भेज दिया कि भाई जाके उस बंगाल क्षेत्र को ना मेरे अधीन कर दो, मैं इसे जीतना चाहता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आपका बोल सकते हैं कि 1301 में गियासुद्दीन तुगलक ने लखनौती के रूप में यहाँ पर सैनिक अभियान छेड़ दिया। अब सैनिक अभियान छेड़ने के बाद यहाँ पे मोहम्मद तुगलक की जो है वफादारी जो है यहाँ पर सामने आई, और शक्तिपीठ के रूप में जो है यहाँ पर अपनी शक्ति को बैठाते हुए बंगाल दो शक्तिशाली वंशों द्वारा स्थापित किया गया था। वो था इलियास शाही और हुसैन शाही। ठीक है, इलियास शाही बंगाल को स्थापना कब किया गया था भाई, इलियास और हुसैन शाही के द्वारा किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई सबसे पहले बंगाल क्षेत्र की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो इलियास शाही और आपका हुसैन शाही के द्वारा किया गया था भाई। ठीक है, अब बंगाल का जो है शेरशाह सूर का जो है और हुमायूं का आक्रमण जो है यहाँ पर शिकार करते हुए आगे बढ़े।
उसके बाद बंगाल के जो क्षेत्रों में आपका मोहम्मद तुगलक का अमीर बनकर और दिल्ली में अपना फिर से स्थापित करने का। तो दिल्ली को क्यों, सभी दिल्ली सल्तनत पर आपने देखा होगा बहुत बार युद्ध हुआ, बहुत बार स्थापना किया गया या फिर अपनाने का प्रयास किया गया, आक्रमण किया गया, क्योंकि दिल्ली एक ऐसा एरिया था जहां से सब चीज़ देश भारत का जो है ना पूरा हर एक मैप का क्षेत्र जो है यहाँ से कनेक्ट हुआ। ठीक है, इसी कारण से जो है दिल्ली को हर चीज़ में आगे देखने को मिलता है। अब देखो, अब हमारा आ जाता है 3.3.4 यानी कि असम। असम की बात की जाए तो देखो भाई, असम जो है हमारा एक ऐसा जो है तटीय घाटी, नदी घाटी जो है, जहाँ पर अगर मैं बात बोलूँ तो ये आपके सेवन सिस्टर के देशों में सब में भी एक आपका देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये हमारा चीज़ है जो कि अगर मैं बात करूँ तो ये हम बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसके अकॉर्डिंग में बात करूं तो यहाँ पे इन्होंने कमाटा और कामरूप में यहाँ पर मध्यकालीन कमाटा राज्य जो है ब्रह्मपुत्र घाटी के स्थित था। ठीक है, जो कि रंगपुर के छोड़कर भूटान, कूच और बिहार के क्षेत्रों में मेमन सिंह के गारो पहाड़ियों के रूप में जो है यह गुजरता था। ठीक है, तो इन नदियों से जो है व्यापार करना आसान होता था, क्योंकि देखो भाई कुछ भी होता था पहले रेल मार्ग का निर्माण कहाँ इतना बेहतर तरीके से किया गया था। तो भाई ये नदियों से व्यापार किया जाए, समुद्रों से व्यापार किया जाए, इसीलिए इन क्षेत्रों का जो स्वरूप है ना बेहतर तरीके से विकसित होता था या फिर इनको विकसित रूप में देखा जाता था। ठीक है, अब ये आपके ब्रह्मपुत्र जो है यहाँ पर स्थित है, तो उन ब्रह्मपुत्र नदियों से रूप में 14वीं सदी के आसपास जो घटना घटित क्या हुआ, यहाँ पे कमाटा राज्य का एक महत्वपूर्ण विशेषता भूयान सरदारों का महान विद्रोह था, और इस रूप में है इस विद्रोह के कारण जो है इनके चपेट में आ गया। और भाई यहाँ पर शासक किसका हो गया, भाई किसका शासक हो गया, यहाँ पर सिंपल सा लैंग्वेज बोला जाए तो ये आक्रमणकारियों का जो है यहाँ पर अपना अधिपति कर लिया और इस क्षेत्र को अपना लिया। ठीक है, और उसके बाद अहोल जैसे क्षेत्र में भी जो है, अहोल एक कबीले का रूप में जो है दक्षिणी पूर्वी एशिया का जो है क्षेत्र है। ठीक है, और ये अगर मैं बात बोलूँ तो ये ऊपरी असम दिखौ घाटी में स्थित है। ठीक है, असम का जो ऊपरी घाटी है ना, जो आपका दक्षिणी पूर्वी एशिया का जो क्षेत्र है वो आपका देखने को मिलता। अहोल शासक काल का जो महत्वपूर्ण पहलू था बिस्वा सिंह था। ठीक है, बिस्वा सिंह के अधीन में ही इस अहोल खां का जो है यहाँ पर साम्राज्य देखने को मिलता था। ठीक है, तो ये सब भी बातें हम चैप्टर नंबर 3 में एनालिसिस करेंगे। अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं, हमारा अगला पॉइंट है उड़ीसा। उड़ीसा की बात की जाए तो यहाँ पे तुर्कों का आक्रमण के समय उड़ीसा जो है गंगा शासकों का अधीन था। ठीक है, जो गंगा शासक थे ना, गंगा नदी के जो जितने भी रहने वाले लोग थे किनारे, उनके शासक के अधीन था। उसके बाद तत्कात ए नासिरी का जो है यहाँ पर आगे बढ़कर यहाँ पर कौन आया, बख्तियार खलजी ने मुहम्मद तथा अहमद भाइयों के जाज नगर में जो है यहाँ पर मृत्यु कर डाला और बख्तियार खलजी यहाँ पर उड़ीसा में शासन करने लगा। उसके बाद नरसिंघम ने है इख्तियार ए दिन जो है यहाँ पर आक्रमण किया, इख्तियार ए दिन इसके द्वारा आक्रमण किया, और उसके बाद नरसिंह ने है इसका संहार करते हुए, आक्रमण करते हुए नरसिंह ने उसे प्रयासों का विफल कर दिया, यानी कि विफल करने का मतलब होता है हरा दिया था। किसको भाई, इख्तियारुद्दीन यूजेबेक है इसका नाम, इख्तियारुद्दीन यूजेबेक इसका नाम है। तो उसको कौन हराया था भाई, नरसिंह नाम पता चला, यानी कि हमारे भारत के लोग थे। ठीक है, ये भारत के बोल सकते हैं रजवाड़े थे, तो उन्होंने हरा दिया और फिर उसके बाद जो है उड़ीसा के रूप में इन्होंने अपने आप में आगे बढ़े। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर बहमीन शासक मोहम्मद शाह तृतीय ने जो है 1463 से लेके 1482 तक है कौंडिन्य व्यवस्था में यहाँ पर राजमुंद्री देना का सेना भेजकर इसने फिर से उड़ीसा को अपने अधीन कर लिया। ठीक है, और भागीरथी जो है दक्षिणी क्षेत्र में हम भागीरथी नदी के रूप में जानते हैं, पैनार नदी के रूप में यहाँ पर जानते हैं। तो इन नदियों के ऊपर जो है इन्होंने अपना आधिपत्य करते हुए विजयनगर पर आक्रमण कर दिया और वहाँ पे भी शासन जो है वहाँ से छीन लिया। ठीक है, तो ये सारा जो है। अब उसके बाद हमारा आ जाता है 3.4 जो है हमारा उत्तरी तथा पश्चिमी भारत। 3.4 है जो हमारा यानी कि नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न इंडिया जो है देखने को मिलेगा।
तो अब कश्मीर की बात की जाए, भौगोलिक क्षेत्रों में आप कश्मीरी घाटियों को बात की जाए, जैसे कि आज हम पंजाब तथा पूर्वी पर्वतीय श्रृंखला जो देखने को मिलता है, तो यह हिमालय की घाटियों का जो स्थित ऐसा स्वरूप है, जिसके अंतर्गत अगर मैं बात बोलूँ तो यहाँ पर 13वीं सदी के दौरान जो है इस राज्य का जो है हिंदू राजा जगदेव जो है 1198 से लेकर 1212 तक जो है कमजोर शासक था, लेकिन उसके अंत तक इन्होंने अपनी जान पर निछावर करते हुए कश्मीर घाटी को अपने हाथ में रखा। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात बोलूँ तो भारत के कुछ ही ऐसे लोग थे जिन्होंने अपने भारत के देशों के साथ, लोगों के साथ गद्दारी करते हुए इन शासकों के रूप में जुड़कर अपने आप को उनके खिलाफ ना करके उनका आक्रमण करते हुए हमारे क्षेत्रों को आधिपत्य या फिर अपनाने का मुसलमान शासक की स्थापना जो है यहाँ पर धीरे धीरे होने लगी। ठीक है, क्योंकि देखो आपको पता है कि भाई जो ये आते थे, जितने भी हमारे विदेशी आते थे, वो तो या तो फिर फारसी या फिर अरबी और तथा बोल सकते हैं कि जो हमारे वेस्टर्न कल्चर को मानने वाले लोग थे, तो वो थे। ठीक है, तो ये चैप्टर नंबर 4 में यहाँ तक हमने 3rd में यहाँ तक कवर किया। उसके बाद यहाँ पर उत्तर पश्चिमी राजपूताना के बारे में भी अब कवर करेंगे कि भारत के यहाँ पर क्या हुआ ना कि भाई उत्तर पश्चिमी राजपूत, देखो आप लोगों को ही पता है कि राजपूत कैसे होते हैं भाई, बिल्कुल कट्टरपंथी होते हैं, अपने जान पर निछावर कर देते हैं भाई। ठीक है, तो अब ये क्या है कि भाई अपने सेना पर इन पे भी आक्रमण हुआ भाई। राजस्थान, गुजरात जैसा क्षेत्र है ना, यहाँ पे राजपूत बहुत ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़ किला, ठीक है, उसके बाद रणथंभ, भोगे, उसके बाद मेवाड़, ये जितने भी है ना, यहाँ पे राजपूत बहुत बड़े पैमाने पे हुए करते थे। ठीक है, तो यहाँ पर कबीलाई क्षेत्रों के रूप में जो है इस घाट को भी अपनाने का प्रयास किया गया भाई। क्योंकि देखो इनका जो काम था ना कि पूरे विश्व मर जो है ना, पूरे भारत का जो क्षेत्र है उस पर हमारा आधिपत्य हो जाए, हर एक क्षेत्र से हमारा जो है कनेक्शन हो जाए। तो जैसलमेर जैसे घाटी पर जो है पंजाब की स्थिति जो है, यहाँ पर सतलज नदी के किनारे जो आए, सिसोदिया, दक्षिणी भारत में जो है नर्मदा नदी की घाटी जो है ये देखने को मिली कि इस जैसलमेर जैसे क्षेत्र को भी यहाँ पर इनके द्वारा जो है जाति पात के रूप में, नक्सलवाद के रूप में तथा बोल सकते हैं कि नरसंहार के रूप में इन्होंने बाकायदा हमारे भारत के ऊपर शोषण करा और तथा भारत के क्षेत्रों को जो है तहस नहस किया। ठीक है, अब देखो भाई यहाँ पे वागड़ और गहलोत जो है ये आपका मेवाड़ का एक गुलीन मेवाड़ की सीमाओं का क्षेत्र है, जो कि इस क्षेत्र पर भी जो है सेना तैनात थी। तो उन सेना को जो है यहाँ पर सामंत सिंह के द्वारा, यहाँ पे वंशज के द्वारा यहाँ पे इसकी रक्षा की जाती थी, लेकिन इन रक्षकों को भी यहाँ पर खात्मा कर दिया गया था। उसके बाद मारवाड़ के राठौड़ अवस्था, यानी कि जो राठौर कहलाते हैं, जो राठौर जाति होता है, वो कन्नौज के पाली की ओर विस्थापित कर दिए गए और राठौर के सरदार जो सिंघा ने पाली ब्राह्मणों का जो है मेवाड़ से जो स्थापित करते हुए आक्रमणकारी के रूप में यहाँ पर इन्होंने इनकी रक्षा करते हुए और स्वयं जो है मेवाड़ की रक्षा करने के साथ साथ अपनी जो है जान को न्यौछावर करने का बिल्कुल युद्ध में जुट गए। अब जितने भी ये सुल्तान थे, इन सुल्तानों को एक चीज़ तो पता चल गया था कि भाई जितना भी क्षेत्र है ना, हम कभी हथिया नहीं सकते बिना लड़े। ठीक है, तो ये सारी घटना घटित हुआ था। तो उसके बाद हमारा आ जाता है 3.4.3 गुजरात की बात की जाए तो गुजरात आपको ही पता है कि भाई हमारे नदी क्षेत्र में जो है 16th सेंचुरी जो है गुजरात जो है इस तरीके से देखने को मिलता है। जो 16th सेंचुरी की बात की जा रही है, तो देखो ये जो है गुजरात का क्षेत्र, यानी कि जो ये आपका मुंह सा शकल बना है ना, ये अब गुजरात का क्षेत्र है। ठीक है, ठीक है, तो ये सारी जो घटना है गुजरात के क्षेत्रों पर भी यहाँ पर राजपूतानों का जो है संबंध जो है इन्होंने अपने नरसंहार के रूप में जो है राजपूतानों ने भी बाकायदा अपने धर्म व्यवस्था के रूप में अपने बोल सकते हो कि फिरोज शाह का जो चाचा था उसने यहाँ पर आक्रमण किया। यहाँ पे नागौर पर अहमद शाह ने के चाचा ने फिरोज शाह का जो शासन यहाँ पर अपनाने का प्रयास किया। उसके बाद यहाँ पर खानदेश के संबंध में है, जो यहाँ पर गुजरात के मधुर संबंधों को स्थापित करने के लिए जो है यहाँ पर क्या रणनीति अपनाने लगे। अब क्या ना, ये मीठी मीठी चुपली बातें करके ना हमारे क्षेत्रों को अपनाने का प्रयास कर रहे थे। ठीक है, अब उसके बाद सिंध जो है पश्चिमी भारत का सीमा का जो एक सिंध जो है दूसरा स्वतंत्र राज्य था, लेकिन इसमें भी मुसलमानों का जो है शक्ति की स्थापना जो है इतिहास 712 के समय जो है यहाँ पर प्रारंभ हुआ था। तो यहाँ पे मोहम्मद बिन कासिम ने जो है सिंह पर आक्रमण कर दिया।
देखो मतलब यहाँ पर ना भारत को बेहतर तरीके से हर जगह से लूटा गया है। मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा जो है सिंध पर आक्रमण कर लिया गया, ठीक है। उसके बाद तारिक ए जहाँ गुस्सा जो है यहाँ पर अपनाया गया। तारिक ए जहाँ गुस्सा जो है ये एक बोल सकते हैं कि लेखन क्रिया था, इनके ऊपर डेडिकेट करते हुए लिखा गया था। उसके बाद ख्वारिज़्म शासन जो है जलालुद्दीन मकबरनी के द्वारा जो है यहाँ पर सिंह को फिर से अब हथिया लिया गया। तो देखो ये सारे जितने भी टॉपिक्स थे, अगर मैं बात करूँ तो हमारे क्षेत्रों पर शासन करने के लिए ही, हमारे क्षेत्रों को तोड़ने तहस-नहस करने के लिए ही किया गया था। तो 3.5 क्या है, क्षेत्रीय राज्य और वैधता का प्रश्न, ठीक है। तो यहाँ पर क्षेत्रीय राज्यों की विशेषता की बात की जाए तो अलग-अलग जो क्षेत्र थे, हमारे सामंत थे, हमारे जो भूमि बंध कुलीन वर्ग थे, उन क्षेत्रों को इन पर जो है हमारे क्षेत्रों पर जो है इन मुसलमान और तथा बोल सकते हैं सुल्तानों के द्वारा जो है मोहम्मद बिन कासिम हो गए, ठीक है। उसके बाद पत्र हो गए, ठीक है। इन जो है इन मुसलमानों और बोल सकते हैं कि सुल्तानों के द्वारा जो है जैसे मोहम्मद बिन कासिम हो गए या फिर अलग अलग इत्यादि जो हमारे जितने भी भारत के क्षेत्रों पर जैसे मालवा पे आए, मेवाड़ पे आए, गुजरात में आए, तो इन्होंने हमारे ऊपर बाकायदा जो बेहतरीन तरीके से शासन करते हुए अपने आप को हमारे ऊपर ज़बरदस्ती थोपने का प्रयास किया, ठीक है। हमारे बोल सकते हैं कि हमारे शासक पर दिल्ली सल्तनत की स्थापना करने के लिए या फिर राज्य सल्तनत को स्थापित करने के लिए, उड़ीसा को स्थापित करने के लिए, हिंदुत्व को ख़त्म करने के लिए जो सबसे बड़ा इनका प्रचंड जो अवस्था था, हिंदुत्व को ख़त्म करने के लिए उत्तराधिकार के रूप में यहाँ पर अपने जो है अधिकारी स्थापित कर दिए, तैनात कर दिए, ठीक है। तो ये था पूरा चैप्टर नंबर 3 जो कि कंप्लीट होता है, ठीक है। तो आप सभी को समझ में आ गया होगा। जो भी डाउट्स है तो आप लोग कमेंट्स करके भी पूछ सकते हैं। एंड इससे पहले मैंने प्रीवियस फर्स्ट टू सेकंड चैप्टर कंप्लीट कर दिया था, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां से जाके अपने चैप्टर को कवर कर सकते हैं। एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी स्टूडेंट्स मैं करवा चुका हूँ जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इनकमिंग एग्जाम के लिए, तो उसका भी लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा, आप वो भी जाके कवर कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स।